अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है फ़रहीन मकसूद और आप आए हैं मेरे चैनल स्टडी विद मुस्तानी जी। तो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स थ्योरी पार्ट 2 के बारे में बताने जा रही हूँ। मैं आपको ये बुक टॉपिक्स के हिसाब से पढ़ाऊँगी। आप को जिस टॉपिक में जो मुश्किल आए आप उसके बारे में मुझसे क्वेश्चंस करिए। हम स्टार्ट करें कुछ इजी से, सिंपल से और ऐसे चैप्टर से जो आसानी से हमें समझ आ सके, जो हमें इंटरेस्टिंग लगे, और क्योंकि जो चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं वो जल्दी समझ आती हैं ना। तो स्टैटिकल इन्फ्रेंस एस्टिमेशन इंट्रोडक्शन। अब मैं थोड़ा सा रीड करके आपको बताऊंगी, क्योंकि इस चीज़ को पहले समझना ज़रूरी है कि स्टैटिकल इन्फ्रेंस में एस्टिमेशन है क्या। स्टैटिकल इन्फ्रेंस के दो पार्ट्स हैं, एक एस्टिमेशन और दूसरा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो स्टार्ट करते हैं। एस्टिमेशन इज़ अ प्रोसीजर बाय विच वी ऑब्टेन एन एस्टिमेट ऑफ true but unknown value of population parameter by using the sample observations from the population। अब ये जो चीज़ हमने पढ़ी है बहुत खौफनाक किस्म की लग रही है वैसे तो, लेकिन इट्स वेरी सिंपल। उन्होंने बहुत एक छोटी सी बात लिखी हुई है कि जो एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन समथिंग जो आपको पूरी तरह पता ना हो लेकिन आप करीब करीब उसको जानते हो, उस चीज़ का पता कर सके लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू का ना पता हो, तो उसे हम एस्टिमेशन कहते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें आप पॉपुलेशन पैरामीटर फाइंड करते हैं, आप पॉपुलेशन की एक अननोन वैल्यू को फाइंड करते हैं, एस्टिमेट करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन, जिसे हम पॉपुलेशन पैरामीटर कहते हैं। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को छोड़ दें, उससे नीचे एस्टिमेट एंड एस्टिमेटर पे आ जाएं। एस्टिमेट्स एंड एस्टिमेटर। एस्टिमेट में आप देखेंगे लिखा होगा मैंने ऊपर, आप साथ साथ अपने पेन से हेडिंग देते जाएं। जो छोटे छोटे नोट्स होते हैं वो ऊपर लिखने से चीज़ें जल्दी समझ आती हैं। तो आप लिखें कि एस्टिमेट होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम फाइंड करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन। किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड करने के लिए किसी रूल और फार्मूला की ज़रूरत होती है, उसे हम एस्टिमेटर कहते हैं। An estimate is a numerical value of unknown parameter obtained by applying a rule or a formula called an estimator to a sample values of size n taken from a population। अगर आप स्टैट्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप छोटे छोटे नोट्स बनाते जाएं, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाएं। जैसे यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, when an estimate for the unknown population parameter expressed by a single value, it is called a point estimate। An estimate expressed by a range of value within which the true values of population parameter is believed to lie is referred to as an interval estimate। अगर हम एक एग्जांपल करें, एग्जांपल 15.1, उसमें लिखा हुआ है रैंडम सैम्पल ऑफ n is equals to 6। अब यहाँ पर रैंडम सैम्पल का साइज़ दिया हुआ है, n is allocated to, if I write it on my notebook, example 15.1, उसमें क्वेश्चन में अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो उन्होंने लिखा है रैंडम सैम्पल ऑफ साइज़ n इज़ इक्वल्स टू 6। साइज़ लिखा नहीं हुआ लेकिन जो n है वो एलोकेटेड होता है साइज़ के लिए। तो रैंडम सैम्पल का जो साइज़ है वो 6 है, हैज़ द एलिमेंट्स 6, 10, 13, 14, 18 एंड 20। अब यहाँ पर वैल्यूज़ दी हुई हैं, वैल्यूज़ जो हैं वो 6 हैं, हम जानते हैं क्योंकि n इज़ इक्वल्स टू 6। रैंडम सैम्पल का जो साइज़ है वो दिया हुआ है, जो साइज़ है वैल्यूज़ का वो 6 है। उन्होंने 6 वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। इसका मतलब कि हमें डाटा प्रोवाइड किया गया है। समेशन xi वैल्यूज़ पुट करते हैं, 6 + 10 + 13 + 14 + 18 + 20 over n 6।
अब समेशन n का मतलब समझ आ रहा है कि भाई वो ये कहने जा रहे हैं। इसको हम ऐड करेंगे तो आंसर आ रहा है भाई 81/6 इक्वल्स टू 13.5। एक्स बार की होगी वही वैल्यू म्यू की होगी, जो वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन की होगी वही वैल्यू सिग्मा की होगी। हाँ, थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है जब हम लोग स्मॉल है एस स्क्वायर, जिसे हम स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं, वैसे स्टैंडर्ड एरर कहते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर के स्टैंडर्ड डेविएशन को, लेकिन पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। उन्होंने क्वेश्चन तो लिखा है, क्वेश्चन में तो लिखा है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। अभी सिंपली क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, आई नो, बट सिखाने के लिए बहुत कुछ है। तो क्वेश्चन जो है उसको हम थोड़ा सा इजी कर लें। जैसे कि बुक में बताया हुआ है, आप ये भी लिख सकते हैं और सिंपली सीधी सीधी वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं, सिंपली ये भी कर सकते हैं। दोनों फार्मूलाज जो हैं वो एस के ही है। इसको थोड़ा इजी कर लिया गया है। यहाँ पे उन्होंने समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन की वैल्यू डाली है। अब समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन, यहाँ पर उन्होंने समेशन एक्स स्क्वायर बताया है, यानी कि पहले आपको एक्स की जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यूज़ हैं 6, 10, 13, 14, 18 एंड 20, आपने इनका पहले स्क्वायर लेना है और उसके बाद उसका समेशन लेना है। तो ये आप इसमें इसकी वैल्यू डालेंगे और वैल्यू डालने के बाद इसको डिवाइडेड बाय n करेंगे। n क्या है 6 और वैल्यू जो है वो आ रही है 1225। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ऐसे बच्चे तो नहीं हैं आप, लेकिन कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। कैलकुलेटर के बगैर भी हो जाएगा। 6 6 36, ये हो गया 100, ये आई थिंक सो 169, 14 का देखना पड़ेगा, 196, 18 का, ओह 324, 400, जस्ट कंफर्म इट, 169 ही है। ये 1225 ही आएगा। 36, 100, 169, 196, 324 प्लस 400। इसे करने का मतलब और मकसद सिर्फ यही है कि हमारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, हमें पता चले कि हम जो कर रहे हैं वो वाकई में ठीक है कि नहीं है, और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें याद होती जाएं। स्टैटिक्स में और मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपको एक ही चीज़ की बहुत ज़्यादा बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ताकि वो चीज़ आपके हाथ जो है ना उस चीज़ को रट लें। मतलब आप अगर कुछ सोच रहे हैं और आपके सामने वो क्वेश्चन आ गया, आप किसी को समझाने बैठे हैं, तो आपको बार बार सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि हाँ ये क्या किया था, कब किया था, हमें अब तो याद ही नहीं है। मैथ्स जो है वो स्किल्स पे, फार्मूलाज पे, रूल्स पे, इन सब चीज़ों पे बेस करती है। आपको अगर एक बार मैथ आ गया, स्टैट्स आ गया, फिर पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकता, क्योंकि ये फार्मूलाज आपके दिमाग में छप जाते हैं। ये लिखा -81/6 12। मैंने इसको थोड़ा सिंपल किया है क्योंकि समेशन एक्स की वैल्यूज़ जो है वो आपको यहाँ से फाइंड आपने इधर से कर लेनी थी, सीधा ऐड करके वो है 81/6 डाला, स्क्वायर ऊपर उसके डाल दिया हमने, फाइंड करके इसकी वैल्यू आ रही है। मेरी राइटिंग ज़्यादा गंदी तो नहीं है, आप बता सकते हैं आपको सही से समझ आ रहा है कि नहीं। मेरी कोशिश सिर्फ ये है कि आप लोगों को समझ आए, क्योंकि स्टैट्स के मैंने ख़ुद जब मैं पढ़ा करती थी, मैंने बहुत मुश्किल से ट्यूशन्स ली थी, वो भी 1 महीने, क्योंकि मुझे किसी की समझ नहीं आती थी। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि मैथ्स और स्टैट्स के ट्यूशन मिलते भी नहीं हैं।
मेरे ख्याल से लोग नापैद हो गए हैं, नज़र ही नहीं आते, ना कोई पढ़ाना चाहता है शायद। मैं किधर लग गई। तो यू ऑल नो दैट बीएससी लेवल पे हैं आप, अगर बीएससी लेवल पे हैं या मैथ्स पढ़ रहे हैं या मास्टर्स ऑफ मैथ हो रहे हैं, डबल मैथ कर रहे हैं या आप लोग स्टैट्स कर रहे हैं, तो आप लोगों को सारी बेसिक चीज़ें पता हैं। 4.68 आ गया। अब ये जो 4.68 है ये पॉइंट एस्टिमेट है, ये एस्टिमेटर है। ये बात जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, मैं वैसे बुक से देख के लिखने लगी थी। ये पॉइंट एस्टिमेटर है जिसे हम कहते हैं एस, जो कि पॉइंट एस्टिमेटर है किसका? एस्टिमेट का, पैरामीटर का, पॉपुलेशन पैरामीटर का। मैंने सिंपली पहले बता दिया कि जो पॉपुलेशन, जो सैंपल की वैल्यू होगी वही पॉपुलेशन की वैल्यू होगी, जो जी वही। तो जो सिग्मा है वो भी इक्वल टू 4.68 है, एज द वैल्यू ऑफ एस इज़ 4.68। द पॉपुलेशन वी कैन राइट इट लाइक दिस 10, जैसे कि बुक पे लिखा हुआ है, इसके भी नंबर है भाई। तैयारी कर रहे हैं ना हम लोग, मैं आप लोगों को तैयारी करा रही हूँ। दस द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन standard deviation sigma is 4.68 and s is estimator, बताना पड़ेगा ना, एस्टिमेटर है। अच्छा जी, जो अगली चीज़ है वो भी आप देख लें। जो तीसरी चीज़ फाइंड करनी थी वो है द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। कौन सा वाला मीन? एक्स बार, जो कि हमने फाइंड किया। सिंपली जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं, बहुत ज़्यादा देर हो गई है, इतना टाइम वैसे मुझे लगाना नहीं चाहिए था, 10 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं था ये। बताने वाली बात ये है कि जब सैम्पल साइज़ लेस देन 5% होता है तब स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन जो है वो ये होता है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन क्या है? ये स्टैंडर्ड एरर का साइन है, सॉरी, हाँ ये पॉपुलेशन का है। वो इक्वल्स टू होगा सिग्मा ओवर √n। √n सिग्मा के नीचे √n तब लगती है जब पॉपुलेशन का जो सैम्पल साइज़ है वो लेस देन 5% हो। लेस देन 5 करते हैं, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स बार इक्वल्स टू sigma over √n. We use the sample standard deviation as to estimate the sample error sigma x bar. Okay. ये आप लिख सकते हैं 10 sample x bar is equals to s over √n। सेम चल रहा है ना, s सिग्मा की जगह s डाल दिया बस। वैल्यू है 4.68 ओवर 2.45 इक्वल्स टू 1.91। वेयर फिर से वही बात कि अगर सैम्पल एरर जो है वो 1.91 है तो सिंपल सी बात है कि पॉपुलेशन का भी जो स्टैंडर्ड एरर है वो भी 1.91 होगा, इक्वल्स टू 1.91। मैं बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिख रही। अगर हम यहाँ पे कोई क्वेश्चन देखें, ऐसा कोई क्वेश्चन है जो हम कर सकें जो इस एग्ज़ाम्पल के साथ मिलता जुलता हो। 15.4 देखें। A sample of size 10 yield values, estimate the mean, variance and third mean movement of the random variable x which models these values। आप इस क्वेश्चन के पहले दो पार्ट कर सकते हैं, मतलब पहले दो पार्ट से मेरी मुराद ये है कि आप क्वेश्चन नंबर 15.4 का मीन और वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं।
थर्ड मूवमेंट भी आप फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है वैसे, और वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे। बैक टू द क्वेश्चन। या अगर आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा था, ऑब्वियसली पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने मूवमेंट्स अबाउट मीन पढ़ी थी। उसमें जो m1 होता है वो समेशन x ओवर n होती है, जो m2 होती है वो समेशन x माइनस एक्स बार होती है उसका स्क्वायर ओवर n, जो m3 होती है वो समेशन x माइनस एक्स बार का क्यूब होता है ओवर n, और जो m4 होती है वो समेशन x माइनस एक्स बार पावर 4 होती है ओवर n। या मूवमेंट्स जो हैं वो वैसे आप इन्फिनिटी तक फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं है, लेकिन जिन मूवमेंट्स की ज़रूरत होती है वो ज़्यादातर 4 ही चलती है, यानी अप टू मूवमेंट 4 ये 4 फाइंड करनी होती हैं। ये 4 फाइंड करने के लिए क्वेश्चंस में भी आता है, यही 4 जो हैं वो मुख्तलिफ क्वेश्चंस में यूज़ भी होती हैं। यहाँ पे हमें जो फाइंड करना है वो m3 है। क्वेश्चन नंबर 15.4 में हमने मीन फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है और m3 फाइंड करनी है। m3 फाइंड करने के लिए आप देख लें क्या ज़रूरी है, देख लिया तो आप इससे ये फाइंड कर सकते हैं। अब इससे ए पार्ट तो आप पूरा कम्प्लीटली फाइंड कर सकते हैं, इससे आप बी पार्ट भी पूरा कम्प्लीटली फाइंड कर सकते हैं। आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ म्यू एंड द एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। उन्होंने n भी दिया हुआ है, समेशन x भी दिया हुआ है, समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर भी दिया हुआ है। कोई चीज़ ज़्यादा आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करें, आप इसे फाइंड कर लेंगे। आपको कहीं पर भी मुश्किल हो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलेंगे आपको नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, सेम चैप्टर के नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।